भारतीय राजनीति के 10 दिग्गज नेता जो कि भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु रहे, आखिर इनमें से क्या खास था, आइए जानते इस वीडियो में। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं और सीधे फ्लैशबैक में चलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी हमारे महात्मा गांधी जी के दौर में। आज के ज़माने में अगर किसी को सरकार से अपनी बात मनवानी हो तो वह ट्विटर पर ट्रेंड चलाता है, इंस्टाग्राम पर रील बनाता है या फेसबुक पर लाइव पे आकर छाती पीटता है। लेकिन हमारे गांधी जी के पास ना तो कोई ब्लूटेक था और ना ही कोई वाईफाई का कनेक्शन। उनके पास थी तो बस एक लकड़ी की लाठी, एक सूती धोती और गजब की ढीठ पंथ वाली जिद। अंग्रेज समझते थे कि इस दुबले पतले बिना हड्डी के इंसान को 2 डंडे मारकर डरा देंगे, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। उन्होंने गोरे साहबों को वो नाकों चने चबाए कि अंग्रेज अपनी हैट पकड़कर भागने पर मजबूर हो गए। गांधी जी ने राजनीति को बड़े बड़े वकीलों और रईसों के बंद कमरों से निकालकर देश के गरीब गुरबों की फटी हुई झोपड़ी तक पहुंचा दिया। जब उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया तो अंग्रेजों का ब्लड प्रेशर बिना नमक के ही हाई हो गया था। जिस ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, उस साम्राज्य को गांधी जी ने धूप में खड़ा करके ऐसा सन स्ट्रोक दिया कि उनकी पूरी सल्तनत ही पिघल गई। आज के नेता जहां 2 दिन के लिए विपक्ष में बैठ जाएं तो उनका हाजमा खराब हो जाता है, तुरंत दल बदलने की सोचने लगते हैं। वहीं गांधी जी ने आधी जिंदगी जेल की रोटियां तोड़ते हुए गुजार दी, लेकिन अपने सिद्धांतों से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना हाथ उठाए भी सामने वाले की अक्ल ठिकाने लगाई जा सकती है। नंबर 9 पर आते हैं गुलाब की खुशबू वाले हमारे चाचा नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू जी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने हमें एक ऐसा भारत सौंपा था जिसकी जेब में फूटी कोनी नहीं थी और तिजोरी में सिर्फ मकड़ी के जाले थे। दुनिया के बड़े बड़े गोरे एक्सपर्ट्स हाथ में दूरबीन लेकर ख्याली पुलाव पका रहे थे कि ये भारत देश 2 साल भी एक नहीं रह पाएगा, आपस में ही लाठियां चलाकर बिखर जाएगा। तब नेहरू जी ने देश का स्टीयरिंग व्हील संभाला। उनके शेरवानी के कोट पर हमेशा एक चमचमाता लाल गुलाब रहता था, लेकिन जिस कांटों के ताज को वो पहनकर बैठे थे वो कोई बच्चों का खेल नहीं था। नेहरू जी के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द रहा था कि इस अनपढ़, भूखे और गरीब देश में लोकतंत्र का पौधा कैसे रोपा जाए जिसे कोई भी आकर उखाड़ ना सके। उन्होंने देश को आईआईटी, आईआईएम, एम्स और इसरो जैसी बड़ी संस्थाओं की सौगात दी, और वो भी उस दौर में जब हमारे देश में सुई और साइकिल की घंटी तक विदेश से बनकर आती थी। उनकी इंटरनेशनल कूटनीति ऐसी धांसू थी कि जब पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों में बंटकर चमचागिरी कर रही थी, तब नेहरू जी ने कहा कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम अपना अलग स्वैग चलाएंगे। हालांकि उनके कुछ फैसलों पर आज भी हमारी संसद में इतनी गर्मा गर्म बहसें होती हैं कि पानी की बोतलें तक हिल जाती हैं। आज के दौर में तो यह हाल है कि अगर किसी नेता की सुबह की चाय भी ठंडी हो जाए तो वो सीधा नेहरू जी को ही जिम्मेदार ठहरा देता है कि नेहरू जी ने ही केतली ठीक से नहीं बनवाई थी। लेकिन भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, आज के चमकते भारत का जो कंक्रीट वाला ढांचा है उसकी पहली ईंट नेहरू जी ने ही रखी थी। नंबर 8 पर विराजमान हैं देश के असली सिंघम और कड़क मिजाज वाले लौह पुरुष, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगर नेहरू जी इस देश के आर्किटेक्ट थे तो पटेल जी इस देश के सबसे बड़े और सबसे सख्त ठेकेदार थे। आज़ादी के टाइम पर भारत कोई एक नक्शा नहीं था, बल्कि 560 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतों का एक ऐसा रायता था जो पूरे टेबल पर फैला हुआ था। हर छोटे मोटे राजा को लगता था कि वो अपने राजमहल की छत पर अपना खुद का नया झंडा गाड़कर अलग देश बना लेगा। ऐसे में पटेल जी ने अपनी जेब में गाजर और हाथ में मोटा डंडा दोनों साथ रखा। जो राजा प्यार से मान गया उसे तो उन्होंने मलाई खिलाई, लेकिन जो नवाब नखरे दिखा रहा था उसे उन्होंने अपनी कड़क आवाज़ से ऐसा सीधा किया कि राजा साहब अपनी पगड़ी संभालते नजर आए। जूनागढ़ और हैदराबाद के नवाबों ने जब पाकिस्तान की तरफ आंखें मटकाईं तो पटेल जी ने सेना भेजकर ऐसा हंटा चलाया कि नवाबों के होश फाख्ता हो गए और पतली गली पकड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने बिना किसी तामझाम और बिना किसी लंबे चौड़े भाषण के पूरे भारत को एक फेविकोल की मजबूत जोड़ से चिपका दिया। आज के ज़माने में बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के मैनेजर 2 छोटी कंपनियों का मर्जर करने में हारने लगते हैं, उनकी रात की नींदें उड़ जाती हैं। वहाँ पटेल जी ने अकेले दम पर 560 से ज़्यादा रियासतों का ऐसा तगड़ा विलय किया कि आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना किसी पासपोर्ट और वीज़ा के शान से घूम रहे हैं। ऐसे कहते हैं राजनीति में लोहा मानना, जहाँ जुबान से कम और काम से ज़्यादा धमाका होता है।
नंबर 7 पर आते हैं बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, एक ऐसे देश के लिए नियम कानूनों का पुलिंदा लिखना जहां हर 2 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 किलोमीटर पर बोली बदल जाती हो, जहां हजारों तरह की जातियां हों, सैकड़ों मजहब हों और करोड़ों रंग हों। यह काम किसी यूनिवर्सिटी के उस ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा था जिसमें नाम तो सबका होता है, लेकिन सारा का सारा काम अकेले एक ही पढ़ा लिखा लड़का रात रात भर जाग कर करता है। अम्बेडकर जी ने देश को एक ऐसा सॉलिड संविधान बनाकर दिया जिसने सदियों पुरानी ऊंच नीच की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने राजा के ठाट बाट वाले बेटे को और एक अदने से गरीब के बेटे को पोलिंग बूथ की लाइन में एक ही पायदान पर खड़ा कर दिया। अम्बेडकर जी की राजनीति कभी भी कुर्सी हथियाने या मलाई चाटने के लिए नहीं थी, बल्कि समाज के उस आखिरी इंसान को उसका हक दिलाने की थी जिसे सदियों से समाज के कोने में बैठा कर रखा गया था। जब संसद में महिलाओं के अधिकारों वाले हिंदू कोड बिल पर बहस हो रही थी और रूढ़िवादी नेता अड़ंगा लगा रहे थे, तो अम्बेडकर जी ने गुस्से में आकर कानून मंत्री के पद पर ही लात मार दी। आज के हमारे माननीय नेता जहां एक छोटी सी MLA की टिकट के लिए अपनी सगी पार्टी और विचारधारा को गंगा जी में बहा देते हैं, वहां अम्बेडकर जी ने अपने सिद्धांतों के लिए लाल बत्ती की गाड़ी को ठुकरा दिया। उन्होंने देश की व्यवस्था पर ऐसा कानूनी चाबुक चलाया कि आज भी कोई भी सरकार संविधान को हाथ लगाने से पहले 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ती है। नंबर 6 पर आती हैं भारतीय राजनीति की असली और एकलौती बॉस लेडी यानी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा जी की डिक्शनरी में समझौते जैसा कोई शब्द ही नहीं था। उनका सीधा फंडा था, या तो मेरी सुनो या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटो। जब वो राजनीति के अखाड़े में उतरी थी तो कांग्रेस के बड़े बड़े सफ़ेद पोश और मूछों वाले बुजुर्ग नेताओं को गलतफहमी हो गई थी कि इस गूंगी गुड़िया को हम जैसे चाहेंगे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। लेकिन इंदिरा जी ने वो पासा पलटा कि उन सारे सिंडिकेट नेताओं के तोते उड़ गए। 1971 के युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां समुद्री बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया था, तब इंदिरा जी ने बिना डरे ऐसा तगड़ा रिस्पॉन्स दिया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हो गया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद तो विरोधियों के मुंह पर ऐसा ताला लगा कि अटल जी तक ने उन्हें दुर्गा कह दिया था। लेकिन इंदिरा जी की राजनीति में सिर्फ जीत के ढोल नहीं थे, बल्कि उसमें हाई वोल्टेज सस्पेंस भी था। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से उनकी कुर्सी डगमगाने लगी तो उन्होंने आप देखा न ताओ पूरे देश में इमरजेंसी का बोर्ड टांग दिया। विपक्ष के जितने भी बड़े नेता सुबह शाम भाषण दे रहे थे, सबको रातों रात सरकारी मेहमान बनाकर जेल में ठूंस दिया गया और अखबारों के प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काट दी गई। इसे कहते हैं राजनीति का वो दौर जब देश का पूरा पावर हाउस एक ही महिला के हाथ के रिमोट से चलता था। इंदिरा जी ने साबित कर दिया कि राजनीति में गंगा उल्टी भी बहाई जा सकती है और जब सत्ता बचाने की बात आए तो फिर कोई सगा संबंधी नहीं देखा जाता। नंबर 5 पर आते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें पूरी दुनिया JP के नाम से जानती है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई बंदा ना तो कभी चुनाव लड़े, ना कभी किसी मंत्री के कुर्सी पर बैठे और फिर भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठी सबसे ताकतवर और कड़क सरकार की ईंट से ईंट बजा दे। जब इंदिरा जी का सिक्का पूरे देश में चल रहा था और कोई उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था, तब इस बूढ़े शेर ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दहाड़ मारते हुए संपूर्ण क्रांति का शंखनाद कर दिया। JP जी ने कॉलेज के लड़कों और युवाओं को पढ़ाई छुड़वाकर सड़कों पर ऐसा उतारा कि सरकार के खुफिया तंत्र फेल हो गए। उनका वो मशहूर नारा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है अभी भी सोई हुई नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। JP जी की खुद की साख और ईमानदारी का बाजार में ऐसा सिक्का चलता था कि धुर विरोधी विचारधारा के लोग वो एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। वो सब JP जी के पीछे हाथ जोड़कर एक ही कतार में खड़े हो गए। JP जी ने देश के नेताओं को एक कड़ा सबक सिखाया कि लोकतंत्र में जनता ही असली माई बाप होती है और जब राजा के सिर पर पत्ता सत्ता का नशा चढ़ जाए तो प्रजा को लाठी लेकर जागना ही पड़ता है। उनके इस बवंडर ने देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की। JP जी खुद कभी प्रधानमंत्री की रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने किंग मेकर की ऐसी भूमिका निभाई कि बड़े बड़े सूरमा उनके पैर छूते थे। नंबर 4 पर आते हैं हम सबके पसंदीदा ओरेटर और कवि हृदय वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार कोई बाहुबल नहीं था, बल्कि उनकी जादुई जुबान और वो लंबी लंबी खामोशियां थीं। जब वो संसद के माइक पर खड़े होकर हाथ हिला हिला कर बोलते थे तो विरोधी दल के नेता जो सुबह से उन्हें घेरने का प्लान बना रहे थे
वो भी अपनी सीट पर सम्मोहित होकर बैठ जाते थे और मेज थपथपाने लगते थे। आज के दौर में जहां नेता एक दूसरे को सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालते हैं और गाली गलौज पर उतर आते हैं, वहां अटल जी शालीनता और मर्यादा का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया थे। उनकी असली परीक्षा तब हुई जब उन्हें 24 अलग अलग पार्टियों का कुनबा जोड़कर सरकार चलानी पड़ी। भाई साहब, यह काम ऐसा था जैसे एक ही पिंजरे में शेर, बकरी, बिल्ली, चूहा और नेवला सबको एक साथ बंद कर देना और उम्मीद करना कि कोई किसी को काटेगा नहीं। लेकिन अटल जी ने अपनी कूटनीति के हलवे से सबका मुंह ऐसा मीठा रखा कि 5 साल तक सरकार बिना किसी झटके के सटासट चलती रही। उन्हीं के राज में पोखरण के रेगिस्तान में धांसू परमाणु धमाका हुआ और अमेरिका का खुफिया तंत्र हाथ मलता रह गया। कारगिल की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया और देश के चारों कोनों को नेशनल हाईवे से जोड़ दिया। अटल जी ने देश को सिखाया कि राजनीति में बिना कड़वाहट घोले भी राज किया जा सकता है और दुश्मनों को भी अपना मुरीद बनाया जा सकता है। नंबर 3 पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्हें अगर हम भारतीय राजनीति का मौन चाणक्य कहें तो रत्ती भर भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। राव जी को दुनिया भर की 17 भाषाएं बोलनी और लिखनी आती थीं, लेकिन जब देश की राजनीति पर कोई बड़ा संकट आता था तो वो इन सभी 17 भाषाओं में एक साथ चुप रहना पसंद करते थे। 1991 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला तब देश का दिवाला निकल चुका था। तिजोरी में सिर्फ 2 हफ्ते के आयात का पैसा बचा था और देश का सोना विदेशों के बैंकों में गिरवी रखने के लिए हवाई जहाज से भेजा जा रहा था। ऊपर से सितम यह था कि उनकी सरकार अल्पमत में थी, यानी बैसाखियों पर टिकी हुई थी जो कभी भी गिर सकती थी। लेकिन राव जी ने पर्दे के पीछे से ऐसी गजब की गोटियां फिट की कि विरोधी देखते रह गए। उनकी सरकार भी पूरे 5 साल चल गई और देश की कंगाली भी दूर हो गई। उन्होंने राजनीति को ताक पर रखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया और देश के जंग लगे हुए बंद दरवाजों को पूरी दुनिया के व्यापार के लिए एक झटके में खोल दिया। आज जो हम और आप हाथ में चमचमाता हुआ स्मार्टफोन लेकर रील स्क्रॉल कर रहे हैं और विदेशी कंपनियों में लाखों के पैकेज वाली नौकरियां कर रहे हैं, उसकी असली स्क्रिप्ट राव जी ने ही लिखी थी। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के, बिना कोई छाती पीटे देश को आर्थिक गड्ढे से बाहर निकाल दिया और साबित कर दिया कि असली ताकत गला फाड़कर चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहकर सही समय पर सही गोटी बिठाने में होती है। नंबर 2 पर आते हैं बिहार के माटी के सबसे ठेठ लाल और गजब के एंटरटेनर लालू प्रसाद यादव जी। लालू जी ने भारतीय राजनीति का पूरा रंग ढंग ही बदल दिया। 90 के दशक से पहले माना जाता था कि राजनीति सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले और दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर सिगार फूकने वाले सूट बूट वाले लोगों का खेल है। लेकिन लालू जी ने अपनी कड़क देसी भाषा, अपनी गाय भैंसों की कहानियों और अपनी गजब के सेंस ऑफ ह्यूमर से पूरी दिल्ली का ध्यान पटना की तरफ खींच लिया। उनका वो ऑल टाइम फेमस डायलॉग तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन बॉस, लालू जी को सिर्फ लतीफ़े सुनाने वाला नेता समझने की भूल कभी मत करना। उनकी सोशल इंजीनियरिंग का गणित इतना पक्का था कि उन्होंने सदियों से हाशिए पर पड़े पिछड़ों और वंचितों को सीधे सत्ता के सिंहासन पर ले जाकर बैठा दिया और उन्हें उनकी ताकत का एहसास करवाया। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की राम रथ यात्रा पूरे देश में हवा का रुख बदल रही थी और बड़े बड़े मुख्यमंत्री हाथ जोड़ने को तैयार थे, तब लालू जी ने बिहार की सीमा पर उस रथ का पहिया जाम कर दिया और आडवाणी जी को सीधा जेल भेज दिया। इस एक दांव से उन्होंने खुद को देश में सेक्युलर राजनीति का सबसे बड़ा खलीफा साबित कर दिया। भले ही बाद में उन पर चारे घोटाले के गंभीर आरोप लगे, उन्हें कई बार जेल के चक्कर काटने पड़े और विरोधियों ने उन पर परिवारवाद के आरोप लगाए, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति के मंच पर लालू जी जैसा रंगीला, कड़क और जमीन से जुड़ा हुआ किरदार दोबारा पैदा नहीं हुआ। नंबर 1 पर आते हैं आज के दौर के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और एकलौते राजनीतिक ध्रुव, यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी की राजनीति भारतीय इतिहास में एक ऐसी सुनामी की तरह आई जिसने पुराने जमाने के बड़े बड़े दिग्गजों के किलों और राजनीतिक समीकरणों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। 2014 से पहले जहां देश की जनता गठबंधन सरकारों के रोज रोज के ड्रामे और घोटालों की खबरों से पक चुकी थी, वहां मोदी जी ने आकर अच्छे दिन का ऐसा नारा दिया कि दशकों बाद देश में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया। मोदी जी की सबसे बड़ी यूनिक यूएसपी है उनकी गजब की पर्सनल ब्रांडिंग और सीधे देश की आम जनता की नब्ज को पकड़ने का हुनर। वो हर छोटे बड़े चुनाव को देश के मुद्दों में से हटाकर सीधे अपने चेहरे पर ले आते हैं और सामने वाले विपक्ष की बोलती
बंद कर देते हैं। जब तक विरोधी दल अपने कंप्यूटर पर बैठकर ट्विटर और फेसबुक पर उनके खिलाफ मीम्स और हैशटैग की प्लानिंग करते हैं, तब तक मोदी जी रेडियो पर मन की बात सुनाकर और सीधे गरीबों के बैंक खातों में सरकारी योजना का पैसा ट्रांसफर करके बोरिया बिस्तर गोल कर देते हैं। कश्मीर से रातों रात आर्टिकल 370 को गायब करना हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाना हो या फिर देश के कोने कोने में डिजिटल पेमेंट की लहर चलानी हो, मोदी जी ने हर बड़े और विवादित मुद्दे को अपने चुनावी फायदे के इस्तेमाल के लिए करना बखूबी सीखा है। उन्होंने बीजेपी को एक ऐसी हाईटेक चुनावी मशीन में तब्दील कर दिया है जिसके सामने आज का पूरा विपक्ष सिर पकड़ कर बैठा रहता है। और भाई, इस बार परीक्षा में सिलेबस के बाहर से कौन सा सवाल आ गया है? आज की तारीख में चाहे कोई मोदी जी से प्यार करे या नफरत, लेकिन इस सच से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि भारतीय राजनीति की हर छोटी बड़ी सड़क मोदी जी के नाम के चौराहे से ही गुजरती है।